हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका टीचर शारिक और आप देख रहे हैं 3D एनिमेशन सीरीज़ का लेक्चर 6। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हम अपने 3D मैक्स के सीन के अंदर ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से सिलेक्ट करते हैं और हमने साथ साथ मल्टीपल सिलेक्शन मेथड्स भी सीखे थे और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि हम अगर ऑब्जेक्ट को डीसिलेक्ट करना चाहें तो किस तरह से डीसिलेक्ट कर सकते हैं। आज का टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से, क्योंकि एक अच्छा आर्टिस्ट जब 3D मैक्स के अंदर किसी चीज़ को ड्रॉ करता है तो उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ उसको ड्रॉ करना नहीं होता बल्कि उसको ऑर्गेनाइज करना भी होता है। जब आप आगे चल के सीन्स पे काम करना शुरू करेंगे तो आपके लिए ये टूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। विदाउट एनी डिले चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। इस वक्त आप देख रहे हैं कि मैं अपनी 3D मैक्स की स्क्रीन पे आ चुका हूँ और आज का टॉपिक जो हमारा बेस करता है वो हम 3 टूल्स पढ़ेंगे आज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट प्लेस टूल, फिर इसके साथ साथ हम देखेंगे ऑब्जेक्ट स्नैप टूल क्या होता है और थर्ड में हम पढ़ेंगे एंगल स्नैप टूल। ये तीनों टूल क्या हैं और ये किस तरह काम करते हैं, आइए इसको देखते हैं। मैंने अपनी फाइल में देखें यहाँ पे ऑलरेडी 3 शेप्स ऑलरेडी ड्रॉ करके रखे हुए हैं। ये बेसिकली मैंने 3 अलग अलग टाइप्स की जो है सरफेस ड्रॉ करी हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से प्लेस टूल ज़्यादा समझ आ सके। प्लेस टूल हमारे पास देखो यहाँ पे होता है, तो इसको यूज़ करने के लिए मैं सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे मैं टीपॉट एक ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि हमें बेहतर तरीके से ये चीज़ समझ आ जाए। तो मैंने ये टीपॉट ड्रॉ कर लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये टीपॉट है वो इस सरफेस के ऊपर प्रॉपरली प्लेस हो जाए। तो सबसे पहली अप्रोच जो मैं यूज़ कर सकता हूँ इस केस में, तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं इसको सिंपली यहाँ से मूव करूँ और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है इस सरफेस पे लाके इसको प्लेस करने की कोशिश करूँ और इसको मैं ऐसे इस तरह रोटेट कर सकता हूँ। तो क्या होगा कि मुझे यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, चांसेस हैं कि यहाँ पे एक्यूरेसी नहीं आए। तो इसी एक्यूरेसी को हम दूर करने के लिए यहाँ पे हमारे पास जो है प्लेसमेंट टूल दिया हुआ है। तो मैं कंट्रोल Z करके दोबारा अंडू आ गया हूँ। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से सिंपली प्लेस टूल पे एक बार क्लिक करूँगा तो ये वाला टूल मेरा ऑन हो जाएगा। अब जो भी मुझे टूल यूज़ करना है उस पर मैं एक बार क्लिक करके इस सरफेस के ऊपर जैसे ही लेके आऊँगा तो देखो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली वो ऑब्जेक्ट जो है सरफेस के हिसाब से रोटेट भी हो जाएगा और उसके ऊपर परफेक्टली प्लेस भी हो जाएगा। तो इस ऑब्जेक्ट पे मैं जहाँ पे भी लेके जाऊँगा जब तक ये टूल ऑन रहेगा तो वो सरफेस को देखो ऑटोमेटिकली रीड करेगा और ऑब्जेक्ट को उसके ऊपर प्रिसाइजली प्लेस करना शुरू करेगा। तो ये तो हमारे पास इस सरफेस का केस था। अगर हमारे पास सरफेस इस तरह से स्फेरिकल हो तो उस पर भी ये केस हमारा अप्लाई होता है। तो इसको यूज़ करने के लिए मॉडिफाई में जाऊँगा। इससे पहले टीपॉट का साइज़ में थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और यहाँ से देखो मैंने ये सिलेक्शन टूल लिया हुआ है और मैं यहाँ से इसको टीपॉट को पिक करके अब मैं इसको स्फीयर के ऊपर लेके आ गया हूँ। तो देखो जैसे जैसे मैं स्फीयर की सरफेस पे इसको मूव करता जाऊँगा मेरा ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली इसके ऊपर क्या होगा, अपनी पोजीशन चेंज करना शुरू कर लेगा अकॉर्डिंग टू द सरफेस। ये टूल हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हमें कोई ऑब्जेक्ट किसी स्पेसिफिक सरफेस के ऊपर प्लेस करना होता है तो हम इस तरह से इसको ड्रैग करके जो है परफेक्टली प्लेस करते हैं। इससे हमारा टाइम भी बचता है और प्लस हमारे सीन पे एक्यूरेसी बढ़ जाती है। फिर इसी तरह से देखो अगर मैं ये ऑब्जेक्ट जो है अब मैं इस सरफेस के ऊपर प्लेस करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली यहाँ से इसको पिक करके इस सरफेस के ऊपर लाऊंगा। तो देखो जैसे ही मैं सरफेस के ऊपर मूव करूँगा इसको तो ये अपना जो है रोटेशन और प्लेसमेंट जो है अकॉर्डिंग टू द सरफेस ऑटोमेटिकली चेंज करेगा। तो ये जो टूल है ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फाइल मैनेजमेंट के हवाले से। जब आप चीज़ें ड्रॉ करेंगे और उसको एक दूसरे के ऊपर प्लेस करेंगे तो आप ये टूल यूज़ करके उसको प्लेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें एक चीज़ एडिशनल मैं ऐड कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये तो परफेक्टली इसके ऊपर प्लेस हो रहा है, लेकिन मैं चाहता था कि जो मेरा नोज़ल है रोटेशन जो है इसका अपवर्ड डायरेक्शन हो, यानी कि नोज़ल जो इस साइड पे आ रहा है मैं चाहता हूँ कि वो नोज़ल ऊपर की तरफ हो। तो अगर मैं यहाँ से मैनुअली रोटेशन टूल लेके इस वक्त जो हमने पढ़ा हुआ है अगर मैं इसको रोटेट करूँगा तो देखो यहाँ से इसकी डायरेक्शन तो चेंज हो जाएगी, लेकिन क्या होगा कि ये सरफेस से हट जाएगा और इसकी ओरिएंटेशन ख़राब हो जाएगी। तो ये केस हमारे पास ये ख़राब ना हो, उससे बचने के लिए हमें प्लेस टूल पे अगर आप क्लिक दबा के रखोगे तो हमें देखो उसके नीचे जो है रोटेशन का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये क्या करता है, ये बेसिकली उसी सरफेस के ऊपर रहते हुए आपकी सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर देता है। तो आप ऑब्जेक्ट को अपनी मर्जी के हिसाब से इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको जो है ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट समझ आ गई होगी। अब मज़ीद कुछ टूल्स देखते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप के हवाले से और एंगल स्नैप के हवाले से। तो सबसे पहले मैं ये सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ और अब हमारा सीन एम्प्टी हो चुका है। तो ऑब्जेक्ट स्नैप क्या होता है आइए इसको देखते हैं। तो अब यहाँ पे मैं एक सिंपली जो है बॉक्स क्रिएट कर रहा हूँ, बॉक्स क्रिएट करता हूँ, उसके साथ मैं यहाँ पे एक और बॉक्स क्रिएट करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये दोनों बॉक्स आपस में स्नैप हो जाएं। स्नैप करने का मकसद ये होता है कि वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल प्लेस होकर रखा जाए इस तरह से कि उनके बीच में कोई डिस्टेंस ना हो।
तो सबसे पहले मेरे पास अगर ऑप्शन क्या आता है कि मैं अगर इसको एक दूसरे की स्पेस को बिल्कुल ख़त्म करना चाहता हूँ तो मैं इसको मैनुअली प्लेस करूँगा। तो इस ऑब्जेक्ट के मैं इसको करीब लाने की कोशिश करूँगा। तो जितना मैं करीब लाऊंगा क्या होगा कि जब मैं इसको जूम करके देखूंगा तो इसके बीच में यहाँ पे मुझे डिस्टेंस नज़र आएगा जो कि एरर है। तो इसमें क्या होता है कि अगर मैं इसको मैनुअली जूम करके कोशिश करूंगा कि ये इसके साथ स्नैप हो जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा मेरा टाइम कंज्यूम हो जाएगा और चांसेस हैं कि एक्यूरेसी भी ना आए। इस चीज़ से बचने के लिए हमारे पास यहाँ पे स्नैप टूल दिया हुआ होता है। तो हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को प्रिसाइजली किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ स्नैप कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए आपको देखो यहाँ पे सिंपली स्नैप टूल को एक बार क्लिक करना है लेफ्ट, तो ये ऑन हो जाएगा। लेकिन इसको यूज़ करने से पहले इसकी कुछ सेटिंग्स होती हैं जिसको आपको सेट करना होता है। तो आइए उस सेटिंग्स को देखते हैं। तो इस पर मैं देखो सबसे पहले यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा तो मेरे पास देखो स्नैप टूल की जितनी भी सेटिंग्स होंगी वो यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। और इस वक्त ये मुझे सारे पॉइंट्स इस वक्त बता रहा है। देखो सब पे चेक लगा हुआ नहीं है, यानी कि सारे अनसेलेक्टेड हैं। और ये मुझे इस वक्त ये बता रहा है कि मैं ऑब्जेक्ट के अंदर यानी कि अपनी सीन के अंदर कितने टाइप्स की स्नैपिंग कर सकता हूँ। यानी कि अगर मैं फर्स्ट वाला देखो ग्रिड पॉइंट लिखा हुआ इसको ऑन करता हूँ तो जैसे ही मैं ग्रिड पे कर्सर लाऊंगा देखो मेरा ग्रिड का जो पॉइंट है वो यहाँ पे ट्रैक होना शुरू हो गया। यानी कि अगर मैं 3x3 का कोई बॉक्स बनाना चाहता हूँ ग्रिड साइज़ पे तो मैं यहाँ से अगर आप बॉक्स लेके इसको ड्रॉ करूँगा तो वो परफेक्टली मेरा जो है ग्रिड अलाइन होके ड्रॉ होगा यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं जब वो स्टार्टिंग में काम कर रहे होते हैं। तो एक बात का आपने बहुत ध्यान रखना है, अगर आपके पास इस तरह से चीज़ें जंप कर रही हों तो वो समझते हैं कि मेरा 3D Max ख़राब हो गया है, लेकिन आपने सिंपली यहाँ से इसको ऑफ कर देना है। तो आपका क्या होगा कि ऑब्जेक्ट आसानी के साथ जिस तरह से पहले ड्रॉ हो रहा था उस तरह से ड्रॉ होगा। तो इसको इस केस में हम स्नैप टूल को उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमें इसकी ज़रूरत होती है, और इसके साथ साथ यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं उसको हम उसी वक्त सिलेक्ट करते हैं जब हमें उसकी स्पेसिफिक नीड होती है। अब इसमें आप जितने सारे देख रहे हो, लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है कि इसमें से बहुत कम हैं जो रेगुलर यूज़ होते हैं, कुछ हैं जो बहुत रेयर केसेस में यूज़ होते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जो यूज़ नहीं होते, लेकिन उसको फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम सारे कवर कर लें। तो सबसे पहले ग्रिड पॉइंट में देखो मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ से इस वक्त देखो ग्रिड पॉइंट ट्रैक नहीं हो रहा। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे देखो स्नैप टूल ऑफ है। तो सबसे पहले स्नैप टूल को भी ऑन करना है, साथ में आपको ये मेक श्योर करना है कि आपके पास यहाँ पे चेक मार्क हो, तभी आपका टूल काम करेगा, अदरवाइज वो टूल काम नहीं करेगा। तो मैंने देखो ग्रिड पॉइंट लिया था तो ग्रिड पॉइंट मेरा यहाँ पे काम कर रहा है। फिर मैं यहाँ से इसको ऑफ करके मैं यहाँ से पिवट पॉइंट ले लेता हूँ। तो अब पिवट पॉइंट क्या होता है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। जैसे ही मैं किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मूव टूल लेता हूँ तो देखो हमारे पास जो 3 लाइन आती हैं एक्स वाई जी एक्सिस की, इसको हम पिवट पॉइंट कहते हैं। तो अगर इस ऑब्जेक्ट का एग्जैक्टली जिस पोजीशन पे पिवट पॉइंट है और इस ऑब्जेक्ट का जिस पॉइंट पे पिवट है, तो अगर इन दोनों को आपस में मैं स्नैप करना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे यहाँ से पिवट ऑन करना होगा। तो देखो जैसे ही मैं पिवट ऑन कर रहा हूँ मेरे पास यहाँ पे पिवट के पास जो है एक स्मॉल सा एक्स बना हुआ आ रहा है, मैं इसको यहाँ से पिक करके दूसरे ऑब्जेक्ट के पिवट पे एग्जैक्टली स्नैप कर सकता हूँ। तो ये भी हमारे पास बहुत यूज़फुल टूल है, इसका भी एक अपना स्पेसिफिक यूज़ है। तो आगे चल के जब हम पढ़ेंगे तो पिवट का अगर जब हम यूज़ करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। फिर इसके बाद देखो थर्ड पे हमारे पास परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर अभी मैं आपको नहीं एक्सप्लेन कर सकता, उसका रीज़न ये है कि अभी तक आपने सिर्फ ज्योमेट्री पढ़ना शुरू किया है, अभी तक आपने एडिटेबल स्प्लाइन और स्प्लाइन क्या होते हैं, शेप्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपने नहीं पढ़ी हैं। तो जब हम लेटर ऑन सीरीज़ में स्प्लाइन पढ़ना शुरू करेंगे तो तब डेफिनेटली मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा कि ये किस तरह से काम करता है। अभी के लिए जस्ट आपको थ्योरी बता देता हूँ कि हमारे पास जो है अगर वर्टिकल 90 डिग्री पे कोई लाइन हो तो हम उसे एज अ परपेंडिकुलर कंसिडर कर सकते हैं और उसको सिस्टम यहाँ पे डिटेक्ट कर लेता है जब हम परपेंडिकुलर ऑन करके स्नैप करते हैं। इसके बाद हमारे पास देखो वर्टेक्स है। वर्टेक्स आपके पास सबसे ज़्यादा यूज़ होगा आपके 3D सीन के अंदर। उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे केसेस में हम वर्टेक्स को स्नैप कर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट के लिए। तो वर्टेक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट के अंदर स्मॉलेस्ट पॉइंट होता है जिसका कोई साइज़ या शेप नहीं होता वो हमारे पास वर्टेक्स होता है। तो वर्टेक्स देखो मैं यहाँ से जैसे ही ऑन करूँगा तो मैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आके जैसे ही कॉर्नर पे आऊँगा तो देखो यहाँ स्मॉल सा प्लस आ रहा है येलो कलर का, इसका मतलब यहाँ पे एक वर्टेक्स है। फिर इसी तरह से अगर मैं यहाँ जाऊँगा तो यहाँ पे भी मेरे पास एक वर्टेक्स है। फिर मैं यहाँ आऊँगा तो यहाँ पे भी मेरे पास एक वर्टेक्स है। अच्छा अभी देखो बीच में जो मेरे पास पूरी लाइन पे नज़र आ रहा है उसका रीज़न ये है कि हमने जब बॉक्स ड्रॉ किया होगा तो डेफिनेटली हमने उसके अंदर कुछ सेगमेंट छोड़ दिए होंगे। तो यहाँ से देखो मॉडिफाई में जाऊँगा मैं, देखो यहाँ पे मेरे पास लेंथ सेगमेंट में 98 आ रहा है। तो ये रीज़न है वो कि यहाँ पे जितने भी वर्टेक्स हैं वो सारे स्मॉल वर्टेक्स यहाँ पे रीड कर रहा है। तो आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि जब आप बॉक्स ड्रॉ करें तो आपकी यहाँ पे वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो मैं इसको सिंपली जाके यहाँ से चेंज करके सबको 1 कर देता हूँ ताकि मेरा बॉक्स जो है एक्स्ट्रा वर्टेक्स ऐड ना करे उसके अंदर। तो अब देखो क्या होगा कि मैंने यहाँ से वर्टेक्स लिया हुआ, अब मैं वर्टेक्स पे लाऊंगा तो यहाँ वर्टेक्स रीड हो रहा है जितने भी वर्टेक्स हैं। और उसके बाद मैं सिंपली इन वर्टेक्स को पिक करके किसी भी वर्टेक्स के साथ जो है ईजिली स्नैप कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये वर्टेक्स इस वाले वर्टेक्स के साथ स्नैप करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली यहाँ से इसको पिक करूँगा और लाके इस पर
वर्टेक्स के ऊपर जैसे ही मैं ड्रैग करके ड्रॉप करूँगा तो क्या होगा, देखो ऑटोमेटिकली मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्नैप हो चुका है। अगर मैं इसको जूम करके देखूँ तो इसके अंदर अब एरर के कोई चांसेस नहीं हैं। तो ये हमारे लिए इस केस में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। इसी तरह से आप इसका ये बॉटम वाला वर्टेक्स जो है इसको क्लिक करके ऊपर वाले टॉप वाले वर्टेक्स के साथ जो है ईजिली स्नैप कर सकते हो। सो यानी कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट के वर्टेक्स को किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ स्नैप कर सकते हो। सो ये हमारे पास बहुत यूज़फुल टूल है। इसके साथ साथ देखो हमारे पास यहाँ पे एज सेगमेंट लिखा हुआ है। अगर मैं वर्टेक्स को ऑफ करूँ, एज सेगमेंट ऑन कर लूँ, तो मैं अब यहाँ डेफिनेटली किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एज है, यानी कि दो वर्टेक्स के बीच में जो लाइन होती है, हम उसको ईजिली यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट की एज को हम किसी भी ऑब्जेक्ट की एज के साथ स्नैप कर सकते हैं। तो अगर इस एज को क्लिक करके देखो इसके साथ स्नैप करूँगा तो बहुत आसानी के साथ कर सकता हूँ। इसी तरह से अगर मैं इस वाली एज को इस वाली ऑब्जेक्ट के एज के साथ स्नैप करूँगा तो ये परफेक्टली यहाँ पे प्लेस हो जाएगी और उसके बीच में कोई एरर नहीं होगा। फिर हमारे पास यहाँ पे फेस होता है। देखो फेस क्या होता है इसको समझ लेते हैं। इसको आगे चल के मैं बहुत डीपली एक्सप्लेन करूँगा आगे के लेक्चर्स में। अभी के लिए जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इतना समझ लो इसको कि आपके पास एक पॉलीगॉन होता है। पॉलीगॉन को अगर हम सैंडविच शेप में कट करें, यानी कि डायगनली कट करें 45 डिग्री एंगल पे, तो आपके पास दो ट्राइंगल्स बनेंगे। तो जो एक ट्राइंगल बनेगा उसको हम फेस कहते हैं। अगर मैं एज ऑफ करके यहाँ से फेस लेता हूँ तो फेस जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मैं देखो यहाँ पे मेरे पास एक सिंगल पॉलीगॉन को ये दो पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड कर रहा है। तो ये हमारे पास होता है फेस। इसको भी आप एक फेस को दूसरे फेस के साथ ईजिली स्नैप कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी टूल मैं आज आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आप उसकी डेफिनेटली प्रैक्टिस करें और खुद से एक्सपेरिमेंट करके देखें तो ये किस तरह से काम करता है, ताकि आपको इसका यूज़ केस समझ आए और साथ साथ आपकी इसमें प्रैक्टिस भी हो। और इसके बाद देखो हमारे पास फेस के बाद हमारे पास ग्रिड लाइन है। तो जिस तरह से हमने यहाँ पे ग्रिड के स्नैप ऑन किए थे, तो ग्रिड पॉइंट ऑन किया था, इसी तरह से हम ग्रिड की लाइन को भी यहाँ पे स्नैप कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को चाहता हूँ कि ग्रिड के साथ स्नैप होना शुरू हो जाए तो हम यहाँ से देखो, अब इसमें देखो एक चीज़ इसमें याद रखना कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जो है हर बार जो है एक ही सिलेक्ट करोगे बाकी सारे ऑफ रखोगे। तो आप मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये वाली एज को ये वाले ग्रिड के एज से स्नैप करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से एज भी ऑन रखूँगा और यहाँ से ग्रिड लाइन भी ऑन रखूँगा। अब मैं यहाँ से इस एज को पकड़ के इस ऑब्जेक्ट को ग्रिड के साथ भी स्नैप कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास इसीलिए बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल टूल है। इसमें मल्टीपल चीज़ें आप एक साथ कर सकते हो, लेकिन अगर आपने सारे ऑन कर लिए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा काम करना, क्योंकि वो हर थोड़ी देर में कोई ना कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट रीड कर रहा होगा, जिसकी वजह से आपकी फाइल में हैंडलिंग जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो इसलिए मैं यहाँ पे एज ऑफ कर रहा हूँ। ग्रिड लाइन अब आपको समझ आ गई है। इसी तरह बाउंडिंग बॉक्स है। बाउंडिंग बॉक्स क्या होता है वो आपको ज़्यादा बेहतर स्फीयर पे समझ आएगा। तो यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का 3D स्पेस में आप जब भी कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करोगे, चाहे उसका कोई भी शेप हो, तो वो किसी ना किसी बॉक्स साइज़ के अंदर आ सकता होगा। तो इसको समझने के लिए देखो बाउंडिंग बॉक्स पे क्लिक करूँगा, जैसे ही मैं इस ऑब्जेक्ट पे लाऊंगा तो देखो इसके अराउंड में एक जो है क्या करेगा, बाउंडिंग बॉक्स क्रिएट करेगा। इसी तरह से इस पर भी क्रिएट करेगा। तो आप ये बाउंडिंग बॉक्स को बहुत ईजिली जो है स्नैप करके किसी ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। और आप इसके पॉइंट्स भी यहाँ से डिफाइन कर सकते हो, वर्टेक्स ले सकते हो, ठीक है, एजेस ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल चीज़ें यूज़ करके ईजिली किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी एज के साथ, वर्टेक्स के साथ या फिर उसकी बाउंडिंग बॉक्स के साथ स्नैप कर सकते हो। फिर इसी तरह से देखो हमारे पास टेंजेंट होता है। टेंजेंट आप लोग ऑलरेडी मैथमेटिक्स में पढ़ चुके होंगे कि हमारे पास जो एक सर्कल होता है और अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें और वो स्ट्रेट लाइन जैसे ही उस सर्कल के किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट से टच करेगी तो उसे हम टेंजेंट लाइन कहते हैं। तो ये टेंजेंट लाइन का टॉपिक जो है ये भी हम जब स्प्लाइंस पढ़ेंगे तो उस वक्त आपको डिस्कस करके को एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो उस वक्त बेहतर तरीके से डेवलप होगी। तो इसके साथ साथ हमारे पास एंड पॉइंट, मिड पॉइंट होते हैं। ये सारे जो है हमारे पास स्प्लाइन के टूल्स हैं स्पेशली, क्योंकि इस पर भी चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन जितना अच्छा आपको स्प्लाइन में समझ आएंगी उतना अच्छा ज्योमेट्री में समझ नहीं आएंगी। तो एंड पॉइंट क्या करता है कि हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट का एंड पॉइंट डिफाइन होता है तो उसको यहाँ से डिटेक्ट करता है। फिर हमारे पास देखो मिड पॉइंट होता है। तो मिड पॉइंट क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मिड पॉइंट यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। जो एज होती है वो एज का मिड पॉइंट इसके साथ आप यहाँ पे स्नैप कर सकते हो बहुत आसानी के साथ। फिर हमारे पास जो फेस होता है, फेस का भी कोई ना कोई स्पेसिफिक सेंटर पार्ट तो ज़रूर होता होगा, तो वो हमें यहाँ पे फेस सेंटर बताता है, ठीक है। तो अगर देखो यहाँ पे लाऊंगा तो ये जो छोटा ट्राइंगल है इस वक्त ये फेस का सेंटर पार्ट है। तो आई होप कि आपको जो है स्नैप के हवाले से सारे टूल्स मैंने कवर कर दिए हैं और आपको बेहतर तरीके से समझ भी आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो रहा हो या किसी को कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो वो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन करके बता सकता है। मैं उस पर कोशिश करूँगा कि उसको रिप्लाई करूँ या फिर उस पर अलग से एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूँगा। तो ये था हमारा स्नैप टूल। फिर इसके साथ साथ जो है इसको हम आगे चल के देखते हैं तो हमारे पास एक टूल और होता है जिसको हम एंगल स्नैप कहते हैं। तो एंगल स्नैप क्या करता है कि आपको एंगल से समझ आ रहा होगा कि कोई ना कोई एंगल वाली बात हो रही होगी यहाँ पे। तो हम यहाँ पे एक देखो बॉक्स में ड्रॉ करता हूँ,
और एक वॉल का शेप देता हूँ। सपोज़ करो हमारे पास ये एक शेप है वॉल का, लेकिन ये अब मैं हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर चुका हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसको वर्टिकली ड्रॉ करना था। तो अब मैं इसको डिलीट करके दोबारा नई तो नहीं बनाऊंगा, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको रोटेट करूँगा। लेकिन यहाँ पे रोटेशन के लिए कंडीशन अप्लाई हुई हुई है। वो कंडीशन ये है कि इस ऑब्जेक्ट को आपने रोटेट करना है, मगर एग्जैक्टली 90 डिग्री पे करना है। तो अगर देखो मैं यहाँ से रोटेट टूल लेके इसको इस वक्त रोटेट करूँगा तो क्या होगा कि यहाँ से रोटेट तो होगा, लेकिन जब मैं क्लोज आ जाऊँगा 90 के तो एग्जैक्टली 90 नहीं होगा, या तो 91.38 हो जाएगा या फिर 89.19 हो जाएगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी एग्जैक्टली 90 पे लाने के लिए और मेरा टाइम कंज्यूम होगा। तो इस टाइम कंजम्पशन से बचने के लिए हमारे पास एंगल स्नैप टूल होता है, जो कि हमें हेल्प करता है एग्जैक्टली 90 डिग्री पे फिक्स लॉक करने के लिए। तो देखो यहाँ पे हमारे पास सेकंड ऑप्शन है एंगल स्नैप का। मैं इसको एक बार ऑन करूँगा। अब देखो मैं यहाँ से इसको रोटेट कर रहा हूँ तो मेरे पास देखो 45 डिग्री पे एग्जैक्टली 90 डिग्री हो गया। ठीक है, इसी तरह से यानी हर बार ये 45 डिग्री पे जंप कर रहा है, बीच का इंटरवल इसने स्किप कर दिया है और प्रिसाइजली हमें 90 डिग्री पे ये एंगल दिखा रहा है। तो इसकी जो ये वैल्यू है कि ये हर बार 45 डिग्री पे जंप कर रहा है, ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ये आपकी मर्ज़ी के हिसाब से चलेगा। लेकिन उसके लिए आपको इसकी कुछ सेटिंग्स हैं वो समझना ज़रूरी होंगी। इसको समझने के लिए आप यहाँ पे सिंपली देखो राइट क्लिक करो, तो यहाँ पे देखो एंगल लिखा हुआ है। एंगल पे इस वक्त क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट थी तो मैंने 45 लिखा हुआ है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। और यहाँ पे जब आप बाय डिफ़ॉल्ट देखोगे तो आपको यहाँ पे 5 नज़र आएगा। तो 5 क्या करेगा कि जब भी आप इसको रोटेट करना शुरू करेंगे तो ये 5 के इंक्रीमेंट में, यानी ये इसको पहले 5 में रोटेट करेगा, फिर नेक्स्ट 10, 15, 20, 25 इस तरह से करते करते ये आगे आगे लेके आपको जाएगा और 90 तक जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं। उसमें ये है कि आपको बीच के इंटरवल्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने एग्जैक्टली 45 रख लिया तो आपको क्या होगा कि वो सारे बीच के जो एंगल्स हैं वो स्किप कर देगा और सीधा जंप करेगा 45 डिग्री पे। तो ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि ये किस तरह से आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, और इसका यूज़ केस उसी वक्त आपको समझ आएगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप इसका 5 रखें, 45 रखें या 90 रखें, आप इसकी वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। इस कम्प्लीटली डिपेंड ऑन कि आपकी सिचुएशन उस वक्त क्या है और आप इसको किस तरह से यूज़ करना चाहते हैं। सो ये था आज का हमारा टॉपिक ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट के हवाले से, और साथ साथ हमने जो है एंगल स्नैप और ऑब्जेक्ट स्नैप टूल भी पढ़ा। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इसी से रिलेटेड 2 टूल्स और पढ़ेंगे। सो आई होप कि अब आपको ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट के हवाले से और ऑब्जेक्ट स्नैप और एंगल स्नैप के टॉपिक्स जो हैं अब आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर स्टिल किसी को कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई चीज़ किसी को समझ नहीं आ रही तो वो कमेंट करके मुझे बता सकता है, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। सो इस लेक्चर के लिए इतना ही था, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।